अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल ब्रोशे बाय सुमेरा हमीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 2। इसने कुछ देर तक आसपास का जायज़ा लिया और ये जानकर कि यहाँ वही हवा हुआ है जो इसने अभी अभी देखा, तो इसने मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, कोई बताएगा मुझे, मैं ख्वाब देख रहा हूँ या नींद में चल रहा हूँ? दोनों सूरतों में मुझे जगाया ना जाए, सोने दिया जाए, ख्वाब देखने दिया जाए। जान ऐसे अचानक रात को इसकी आमद पर हैरान रह गया। ये भी नहीं पूछ सका कि आने की इत्तला क्यों नहीं दी, कि मैं घर को इसकी रिहाइश के लिए तैयार कर देता। खाने के नाम पर मिलने वाले बचे खुचे सूप को पीकर जब वो बिस्तर पर ढेर होने लगा तो इसने रोशनी गुल करते हुए जान को रोक लिया। गांव में कुछ पुरसरार लोग भी रहते हैं ना? क्यों नहीं? 6 अदद खौफनाक जादूगर, 3 मक्कार जादूगरनियाँ, कुछ बदरूहें और चंद सुबोने, बस। ऑस्कर ने कहकहा लगाया और सो गया। रात भर गांव की सब्ज घास से जुगनू लिपटे रहे। जंगल के रास्तों पर सांस की धुनें बिखरती और फिर सिमटती रहीं और वो सोता रहा। अपनी फ्रॉक समेटकर मारिया खिड़की के रास्ते अपने कमरे में कूद गई। ईवा और कीथी दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो रही थीं। अपने कमरे में अंकल विल्सन और आंटी भी सो रही होंगी। मारिया ने अपना हैट उतारकर अलमारी पर रखा और अपने सास को मखमल के पाउच में डालकर अपने तकिए के नीचे रख लिया। ये सास कुछ देर तक इसके तकिए के नीचे रहने वाला था, फिर वो इसके हाथ में आ जाने वाला था। हाथ से वो गाल के नीचे रखा जाने वाला था। अपनी टांगें मोड़कर अपने हाथों को अपने गालों के नीचे रखकर वो आंखें बंद करके सोने लगी। तो तुम भागकर कहीं नहीं जा सकती। मैं इस जंगल को तुम्हारे जादू से आज़ाद कराकर ही रहूँगा। इसके कानों में गूंजने वाला और वो मुस्कुरा दी। फिर रात भर मखमल में लिपटा साज बजता रहा। जानवरों के बाड़े की भेड़ें अजनबी घोड़ों की टापों को खुश आमदीद कहती रहीं और वो सोती जागती रहीं मारिया जादूगरनी। सुबह दिन के साथ तलू हुई। इसका इरादा जल्दी उठकर गांव की सैर था, लेकिन वो सोता रह गया। अचानक इसे काफ़ी शोर सुनाई दे रहा था। जब वो खाने के कमरे में आया तो देखकर हैरान हो गया। इसका घर कई तरह के अफराद से भरा था। जान, इसकी बीवी, इसके छोटे बड़े सभी बच्चे तरह तरह के कामों में मसरूफ़ थे। कोई खिड़कियां साफ़ कर रहा था तो कोई नाश्ते की मेज़ का मेज़पोश बदल रहा था, गुलदान में फूल सजा रहा था, फर्श चमका रहा था, कोई पानी भर कर ला रहा था। बाहर बागीचे में भी चंद लोग काम करते हुए नजर आए। घास को तराशा जा रहा था और बागीचे की बाढ़ से लिपटी बेल की कांट छांट हो रही थी। जान, खुद को इतना हल्का ना करो। मुझे सफाई पसंद है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो नन्हे मुन्ने बच्चों को थका दे। जान, इसके सब बच्चे मुस्कुरा दिए। बच्चों से कुछ देर बातचीत के बाद वो नाश्ता करने लगा और फिर अपने घोड़ों के पास आया जो इससे काफ़ी खफा लग रहे थे। नई जगह पर तुम्हें लाने का ये मतलब नहीं कि तुम नए अंदाज से मुझसे नाराज़ हो, समझे? चलो गांव घूमते हैं। हम इस लाइट बग को ढूंढते हैं। घोड़े पर सवार होकर जब वो गांव की तरफ जा रहा था तो जान भागता हुआ इसके पास आया। आप दोपहर और रात के खाने में क्या खाएंगे? जो तुम खिला दोगे। ग्रास सूप चलेगा? मेरा मतलब भुने हुए आलू विद चिकन बोन सॉस। जान के ये बात कहते हुए सभी दांत नजर आने लगे। स्याह घोड़े की पीठ पर बैठे, लगामों को हाथों में लिए, इसने गर्दन को नीचे जान की तरफ झुकाकर कहा, माउंट के सामने दोबारा कभी ये मेन्यू ना देना, वरना इसकी पिछली और अगली दोनों टांगें उठने में वक्त नहीं लगेगा। जान ही खीखी करते हुए पूछने लगा, क्या आपका घोड़ा हिस्से मजाक नहीं रखता? हिस्से मजाक रखता है, इसीलिए तो टांगें उठा देता है। लगाम को झटका देकर मुस्कुराते हुए ऑस्कर घोड़े को आगे ले गया। काफ़ी देर तक वो गांव में घूमता रहा। दादा मिस्टर जेम्स हैग जब तक जिंदा रहे वो हर साल गर्मियों में यहाँ आया करते थे। पापा कभी कभार इनके साथ आ जाया करते थे, जबकि बाकी सब इस छोटे से गांव की निस्बत
एडनबर्ग फॉर्म जाना पसंद करते थे। इसकी बहनें जोसेफिन और रोज़ा एक बार अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आई थीं। जोसेफिन ने घोड़े से गिरकर अपना घुटना ज़ख्मी कर लिया था। बस फिर वो इस गांव से इतनी नाला हो गई कि ना कभी खुद आई, ना ऑस्कर और रोज़ा को यहाँ आने दिया। गांव वैसे का वैसे ही था। अलबत्ता कुछ लोग जो पहले छोटे छोटे बच्चे थे अब बड़े हो चुके थे। क्या 10 साल पहले मिस लाइटबर्ग को भी मैंने यहीं देखा होगा? इसने 10 साल पहले के अपने एक दिन के क़याम को याद करना चाहा, जिसमें ग्रैंडपा इसे गांव में लेकर घूमते रहे। वो लंबी घास में खेलने वाले बच्चों को साथ कुछ खेलता रहा। वो दरख्तों पर भी चढ़े थे। दोपहर के खाने के बाद वो अपनी पेंटिंग पर काम करता रहा। इसके ऐन सामने जंगल था। कुछ दूर एक छोटी सी झील थी जिसके किनारे बैठे बच्चे झील से अटकेलियाँ कर रहे थे। झील के एतराफ़ में घास के कतात गांव के फैलाव तक जाते थे। दूर सरसरली के बाड़े की भेड़ें इसे यहाँ से भी दिखाई दे रही थीं। 10 साल पहले मुझे भेड़ें नामाकूल क्यों लगी थीं? ब्रश को रोककर ऑस्कर ने सोचा, और अब ये इतनी माकूल बल्कि काबिल कबूल क्यों लग रही हैं? ग्रैंडपा ठीक कहते थे, ज़िंदगी की इब्तिदा जानना चाहते हो तो किसी गांव में क़याम करो। अगर इस पर एतबार चाहते हो तो भी मुझे दोनों ही सूरतों के लिए यहाँ क़याम कर लेना चाहिए। स्ट्रोक लगाते हुए ऑस्कर ने सोचा। रात को खाने के बाद इसने जान को रोक लिया। क्या गांव में कोई ऐसी लड़की रहती है जो कोई साज़ बजाती है और बहुत से जुगनों को इकट्ठा कर लेती है? गांव में जुगनू बहुत हैं, ख़ासकर जंगल में। वो कहीं से भी आ सकते हैं। नहीं, मैं लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ मिस्टर जॉन। लड़कियाँ भी बहुत हैं गाँव में मिस्टर ऑक्सरहैग। अब मुझे मालूम हुआ कि ग्रैंडपा ये क्यों कहते थे कि अगर गांव से कुछ चीज़ों को निकाल दिया जाए तो वो जन्नत नज़ीर हो सकते हैं। इन कुछ चीज़ों में से एक तुम भी होगे। नहीं मिस्टर ऑक्सरहैग, मैं नहीं हूँगा। वो तो अजनबी हैं जो गांव के लोगों की सादगी का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें बुद्धू समझते हैं। डोम वो रास्ता है जो इन्हें गांव तक लाता है। सोम वो घोड़े हैं जिन पर बैठकर वो आते हैं। ऑस्कर का कहकहा बेसाख्ता था। मैं अजनबी नहीं हूँ डोम बुद्धू, मैं सिर्फ तुम्हें समझता हूँ। सोम, मुझे कॉफ़ी पीने के लिए क्या करना होगा? जॉन हंस दिया। कॉफ़ी लेने चला गया। ऑस्कर उठकर खिड़की तक गया और दूर जंगल को देखने लगा। आज जंगल अंधेरे में डूबा था और रोशनी का कोई इम्कान नहीं था। जंगल इस कदर उदास और अकेला लग रहा था। ऑस्कर ज़ेरे लब मुस्कुराया। अगले दिन वो सुबह ही सुबह उठ गया ताकि वो मौसीकारों की तरह कुदरत में खोकर इससे कुछ अक्स कर सके, जैसे इसने अपनी लाजवाब धुनें तख्लीक की थीं। वो भी कुछ बाकमाल पेंटिंग्स तख्लीक कर सके। लंबी घास पर अपना सामान रखकर वो पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ हो गया। उसे बार बार शिद्दत से ये एहसास होने लगा कि वो अपने काम में बुरी तरह मसरूफ़ है। ये निशानी थी इसकी कामयाबी की, जो एक बड़े मुसव्विर के नसीब में लिखी जाने वाली थी। ओह, मैं अपने काम में किस कदर गर्क हूँ, वो गाहे बगाहे ख़ुद को याद दिलाता बल्कि दाद देता। रात में भी कुछ वक्त वो इस तस्वीर पर काम करता रहा था। इसने अपना ईज़ल खिड़की के करीब रख लिया था और जंगल को नज़रों में रखे वो तस्वीर पर कामयाबी से काम कर रहा था। इसे यकीन था कि इस पेंटिंग को देखकर पापा इसके फ़न के बारे में अपना ख्याल बदल देंगे। वो मुझे एक अजीम आर्टिस्ट मान लेंगे। इसने यही तक ख़ुद कलामी की थी कि ढेर सारा पानी इसकी अजीम तख्लीक पर आकर फैल गया। वह बुतक कर पीछे हुआ और गुस्से से पीछे मुड़ा। वो ये देखकर दंग रह गया कि इसके पीछे लकड़ी का डोल दोनों हाथों में लिए मिस लाइटबर्ग खड़ी इसकी तख्लीक को सराह रही हैं। ओह, बर्बाद कर रही हैं। नहीं, बर्बाद कर चुकी हैं। तुमने मेरी बनाई हुई तस्वीर पर पानी फेंक दिया। शिद्दत गम से इसकी आवाज़ सिर्फ आवाज़ ना रही, मैंने अपनी तस्वीर पर पानी फेंका है। ऑस्कर ने 2-3 बार मुंह खोलकर वो इसे कुछ कह सके, लेकिन ऐसे नादिर शाहकार के इस तरह ज़या पर अल्फाज इसके मुंह से निकले ही नहीं। इसी दौरान वो आगे बढ़ी और हाथ से पेंटिंग के बचे खुचे हिस्से भी बर्बाद कर दिए और सारे रंगों को मसल दिया।
आज जो इसने हैट पहना था वो इसके सर पर इतना फिक्स था कि लगता था इसे कीलों से सर पर ठोंक दिया गया हो। हैट का रिबन इसकी थोड़ी पर ऐसे बंधा था जैसे थोड़ी को गिरने से बचाने के लिए सहारा दे रहा हो। ऐसी सादा और गंवार ज़िबाइश पर अक्सर बात अज़ा हंसने के लिए तैयार था। तुमने ऐसा क्यों किया मिस बग? तस्वीर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई तो वो ये कहने के काबिल हो सका तुम कौन होते हो इस तरह मेरी तस्वीर बनाने वाले? ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, ये जंगल में मिलने वाली एक जादूगरनी की तस्वीर है जो अपने जादू से जुगनुओं से रक्स करवाती है। मैं जादूगरनी नहीं हूँ। अपनी आवाज़ को इसने बुलंद होने से रोका। फिर तुम नकल करने वाली हो, यानी कि फिर तुम नकल करने वाली हो। तुम्हें पाइड पाइपर की नकल करते हुए शर्मिंदा होना चाहिए। पाइड पाइपर ऑफ हेलमन। ओह, लेकिन वो तो पाइप बजाता था। इसकी खिदमत चूहों को शहर से दूर लेके जाने के लिए हासिल की गई थी, जबकि मैं किसी खिदमत पर मामूर नहीं हूँ। तुम्हें नन्हे जुगनुओं को परेशान करने से बाज रहना चाहिए। अगर तुम खुद चैन की नींद नहीं सोना चाहती तो तुम्हें जुगनुओं की नींद का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम अपनी तख्लीकी कुव्वत उजागर नहीं कर सकते तो तुम्हें हकीकी मनाजिर की नकल से बाज रहना चाहिए। मैं फिर से ऐसी पेंटिंग बना लूँगा मिस लाइटबग। मैंने जंगल में एक मंजर देखा और मैं इसे कैनवस पर लाने का पूरा हक रखता हूँ। दूसरों के राज को अफशा करने का हक तुम्हारे पास नहीं। मैं एक मुसव्विर हूँ, शाही मुलाजिम नहीं जो कई राजों को कंधे पर उठाए फिरते हैं। अपनी बात को ठीक तरह से समझा ना पाने की नाकामी से मारिया कितनी देर इसे देखती रही। फिर इसके होंठ कँपकँपा गए और इसकी आंखों में नमी उतर आई। पानी का खाली डोल हाथ में झुलाते वो भाग लेने लगी। लंबी सब्ज घास पर उगे सुर्ख छोटे फूलों से होकर गुजरती हवा की सरसराहट, इसकी सफ़ेद फ्रॉक की फड़फड़ाहट ने इसे कैनवस पर लाने के लिए एक और मंजर का अक्स दिया। लाइटबग, मेरी बात सुनो, रुको। वो इसके पीछे भागा लेकिन वो रुकी नहीं और इसे फिर से इसका बाजू पकड़कर रोकना पड़ा। मैं दोबारा ये तस्वीर नहीं बनाऊंगा। किसी को ये भी नहीं बताओगे कि तुमने मुझे जंगल में देखा रात को? क्या तुम ये छुपाना चाहती हो? ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझे फिर से जुगनुओं का रक्स दिखा सकती हो? वो कुछ देर तक सोचती रही। कैसा रक्स? कौन जुगनू? मैं नए सिरे से राज अफशा करने जा रहा हूँ। वो अपने कैनवस की तरफ बढ़ा। ओह, यानी कि बरूशे, मैं तैयार हूँ। मारिया सादगी से मुस्कुराई। ये साज मैंने पहली बार देखा है। वो जंगल में मारिया के आने से काफ़ी देर पहले आ चुका था, जबकि वो बहुत बाद आई थी। ये मेरे पापा ने मुझे दिया था। ये उन्होंने खुद बनाया था। क्या वो कोई मौसीकार थे? वो हंसी। नहीं, वो तो जहाज़ रां थे, मिस्टर एल्बर्ट राइट। जब मैं 2 साल की थी तो चंद जुगनुओं को देखकर तालियां बजाने लगी और दीवानावार इनके पीछे भागने लगी। ये बात उन्हें कभी नहीं भूली कि जुगनू मुझे खुश करते हैं बल्कि दीवाना कर देते हैं। तो क्या उन्होंने कोई जादू सीखा और ये साज बना दिया? नहीं, समंदर में एक जजीरे पर उन्होंने जुगनुओं की बहुत बहुतात देखी तो वो मुझे याद करके रोने लगे। तो ये साज मिस्टर एल्बर्ट राइट को इसी जजीरे से मिला। ऐसा भी नहीं हुआ। जिन दरख्तों और पौधों के गिर्द जुगनू जमा हो रहे थे उन्होंने उन्हीं दरख्तों की लकड़ी से इसे बनाना शुरू किया। वो सफ़र के दौरान फ्लूट बजाया करते थे। पहले उन्होंने फ्लूट के साथ कुछ तब्दीली करनी चाहिए ताकि फ्लूट की आवाज़ से जुगनू खींचे चले आएँ, लेकिन वो नाकाम रहे। आखिरकार वो एक नया साज बनाने में कामयाब हो गए। ये साज, ये देखो, ये हाथ की हथेली में समा जाता है। एक हाथ से पकड़कर भी आसानी से बजाया जा सकता है। ये इसका बड़ा सुराख है और ये 2 छोटे। मारिया ने अपने हाथ में पकड़ा साज सामने किया। वो इसे बुरूशे कहने लगे। बुरूशे? ये किसी साज के नाम के बजाय किसी शहर का नाम लग रहा है। वो हंस दिया। शायद ऐसे ही हो। एक जहाज़रान लफ्ज़ों की गहराई में नहीं जा सकता क्योंकि वो तो समंदर की गहराई को जानता है। मारिया को आस्कर की
हंसी मजाक उड़ाने वाली लगी। मेरे अंदाज ने तुम्हें तकलीफ़ दी मारिया? जब कोई अपनी किसी प्यारी चीज़ के बारे में बात कर रहा हो तो इस पर एतराज़ का नुक्ता नहीं उठाना चाहिए, कहकर वो जाने लगी। वो अपना इरादा बदल चुकी थी। ब्रूशे को इसने अपनी फ़्रॉक की जेब में रख लिया था। अगर तुम्हारी जगह मिस्टर एल्बर्ट राइट होते तो वो यकीनन मेरी खुशी के लिए ब्रूशे बजाते। वो मुझे माफ़ भी कर देते। वो रुक गई। मिस्टर एल्बर्ट के नाम ने शायद इसे जज्बाती कर दिया था। क्या मिस्टर एल्बर्ट भी जुगनुओं को इकट्ठा किया करते थे? उन्होंने कोशिश की थी लेकिन कामयाब ना हो सके। वो ब्रूशे से कोई भी धुन नहीं बना सके थे। जिस वक्त वो मुझे ये देख कर गए, इसके बाद वो कभी वापस दोबारा नहीं आ सके। इन्हें इसी जजीरे में दफना दिया गया था जहां ब्रूशे बनाने का ख्याल इन्हें आया था। मिस्टर एल्बर्ट राइट की मौत के तस्करे पर कुछ देर ऑस्कर खामोश रहा। फिर तुमने ये धुन कैसे सीखी? ऐसे। मारिया ने ब्रूशे को मुंह से लगाया और उल्टे पैरों ऑस्कर से दूर जाने लगी। इसकी मुस्कुराहट और इसका ब्रूशे दोनों ही आफाकी थे। वो इतनी महवियत और खुशदिली से बजा रही थी कि इसे लगा अगर वो ये काम ऐसे ही करती रहे तो जुगनुओं के संग सितारे भी आने लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जुगनू दिखाई देने लगे। बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा होते गए। वो इसके गिर्द दायरा बनाने लगे। अब वो धुन को बदल रही थी। धुन बदलते ही इसके गिर्द बनने वाला दायरा कई दायरों में बँट गया। कुछ ही देर में ये दायरा छोटे छोटे कई और दायरों में तकसीम होने लगे। वो इस सारे मंजर में मौजूद था, फिर भी इसे गुमान था कि वो किसी ख्वाब की कड़ी में है। वो जो वाकई वहाँ मौजूद थी वो बहुत मसरूफ़, बहुत मगन थी। इसे याद भी नहीं था कि कोई ऑस्कर हैग वहाँ मौजूद है। इसके बाप ने एक साज़ बनाया था। वो इस साज़ को नाकाम होते नहीं देख सकती थी। मिस्टर एल्बर्ट को मालूम नहीं था कि वो ऐसा कर सकेगी। वो ऐसा हरगिज़ ना कर पाती अगर वो इसी जजीरे में दफन ना होते जहाँ से ये ब्रूशे आया था। अगर तुम एक भी जुगनू को लाने में कामयाब हो गई तो समझ लेना कि वो जुगनू ही था। मारिया ने मिस्टर एल्बर्ट के अल्फाज को हमेशा याद रखा। वो 7 साल की थी जब वो पहला जुगनू लाने में कामयाब हुई थी। इसकी उम्र के साथ साथ जुगनुओं की तादाद बढ़ती गई और एक रात इसने इतने जुगनू इकट्ठे कर लिए थे कि वो इन्हें देखकर बेहोश हो गई थी। ये रात ईवा की सालगिरह की रात थी। मिस्टर एंड मिसेस विल्सन की सबसे लाडली बेटी की सालगिरह थी। जिस वक्त वो सब बच्चों के साथ घर की बाड़ के पीछे बैठी कैथी का वायलिन सुन रही थी, इस वक्त इसे ख्याल आया कि इसे भी अपने सास की रूनुमाई करनी चाहिए। ईवा की सालगिरह के नाम एक दिन इसे भी बजाना चाहिए। ब्रोशे को अपनी जेब से निकालकर वह बाड़ के किनारे किनारे घूमते इसे बजाने लगी। इसकी महवियत का ये आलम था कि वो ये तक नहीं देख सकी कि कुछ बच्चे डर के वहाँ से भाग गए हैं, कुछ खुशी से उछल रहे थे और कुछ मुंह खोले जुगनुओं की फ़ौज को बाढ़ के गिर्द आते और मारिया के साथ साथ सफ़र करते देख रहे थे। जब इसने आंखें खोलीं और अपने एतराफ़ में देखा तो इसके अपने होश जाते रहे। इस रात के बाद इसने ब्रोशे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई। कुछ रिश्तेदार जो पहली बार वहां आए थे उन्होंने देर तक मारिया को ज़ेरे बहस रखा, लेकिन फिर वो भी छुपकर इसे बजाती रही। एक रात चंद अजनबियों ने इसे देख लिया और उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या ये एक जादूगरनी है? ये एक साज़ है अंकल विल्सन, आप जानते हैं ये मेरे लिए कितना ख़ास है। ये सिर्फ़ एक साज़ नहीं है मारिया, क्या तुम चाहती हो कि तुम जादूगरनी के नाम से जानी जाओ? मुझे परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कैसी अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें बदनसीबी बन जाया करती हैं मारिया। मत भूलो कि जादूगरनियों को ज़िंदा जला दिया जाता है। ये कोई जादू नहीं है अंकल, ये उनके लिए जादू ही है जो इससे अनजान है। क्या मैं इसे कभी नहीं बजाऊं? तुम पियानो बजा लिया करो, कीथी से वायलिन सीख लो और भरोसे को संभाल कर रख लो। ये एल्बर्ट की निशानी है, अंकल विल्सन ने 2 टोक कहा। मिस्टर एल्बर्ट राइट की निशानी को वो छुपा कर नहीं रख सकती, बल्कि खुद छुपकर जंगल में आ जाया करती।
में जंगल से डर नहीं लगता। जब वो इसके घर के पास पहुंच गए तो ऑस्कर ने मारिया से पूछा। खिड़की को आहिस्तगी से खोलकर इसमें से कूदकर मारिया ने गर्दन मोड़कर ऑस्कर को देखा। कौन सा जंगल? ऑस्कर मुस्कुरा दिया और पलटकर जाने लगा। मुझे सिर्फ इस बात से डर लगता है कि मुझसे ब्रूशे छीन लिया जाएगा, ब्रूशे मुझसे दूर हो जाएगा। इसने गर्दन खिड़की से बाहर निकालकर सरगोशी में कहा और खिड़की बंद कर दी। मुझे भी इस बात से डर लगने लगा है कि तुमसे तुम्हारा ब्रूशे ना छीन लिया जाए, वो तुमसे दूर ना कर दिया जाए। इसकी बंद खिड़की को देखकर वो अपने घर लौट आया। कुर्सी पर बैठा जान ऊँघ रहा था। इसके बेआवाज़ कदमों की चाह पर भी वो चौंक गया। आप कहाँ गए थे? जान ने आंखें मलते हुए पूछा। जंगल की सैर करने। रात की इस पहर सैर करने? मैं ये देखने गया था कि जंगल रात को सोता है या नहीं। क्या वो सोया हुआ मिला? नहीं, वो महवे रक्स मिला। अपना हैट उतारकर उसने जान के सर पर रखा, अपने कमरे की तरफ चला गया। राहदारी की मोमबत्तियां गुल करते हुए जान मुंह में ही गुनगुनाता उठा, बुरूशे बुरूशे बुरूशे। अगले दिन वो मिसेस फ्लोरा के बागीचे में अंगूर तोड़ रही थी जब ऑक्सर अपने घोड़े पर आया। क्या तुम किसी के अंगूर चुरा रही हो? हाँ। क्या तुम मुझे पकड़वाना चाहते हो? नहीं, मेरा ख्याल है मुझे भी तुम्हारे साथ मिलकर चोरी करनी चाहिए। वो घोड़े से कूदा। 3 चोर पहले ही इन बेलों के पीछे मौजूद हैं। मिसेस फ्लोरा हंसते हुए अंगूर की बेल से बाहर निकल आई थीं। साथ ही मारिया की चचाजाद बहनें ईवा और कीथी भी थीं। इसने भी हाथ में टोकरी पकड़ ली और अंगूर तोड़ने लगा। मिस्टर ऑक्सर, हम मीठे अंगूर खाना चाहते हैं, खट्टे नहीं। मिसेस फ्लोरा ने ऑक्सर से की टोकरी की तरफ सर झुकाकर कहा। वो मारिया के करीब होकर पूछने लगा, पहले खोशे से अंगूर तोड़कर चखूं कि कौन सा मीठा है और कौन सा खट्टा, फिर खोशे को तोड़ूं। मारिया से पहले अंगूर के पत्तों में छुपी ईवा खिलखिलाकर बोली, आप सब अंगूर खा जाएंगे। ने बेचारगी से मारिया की तरफ देखा जो अंगूर के खोशे तक जाती, सूंघती और फिर तोड़ती। इसने इसकी टोकरी से अंगूर निकाल कर खाए। ये सब मीठे हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये मीठे हैं? मारिया एक और खोशे के करीब गई और फिर एकदम से इसे तोड़कर टोकरी में रख लिया ऐसे, और फिर खिलखिलाकर हंस दी। वो भी मुस्कुराने लगा और नाक को खोशों तक बुलंद करने लगा। मैं 10 साल पहले ग्रैंडपा के साथ यहाँ आया तो ये गांव मुझे अच्छा नहीं लगा जितना कि अब अच्छा लग रहा है। शायद आप अब अक्लमंद हो गए हैं, किथी ने बेलों के झुंड में से सर निकाल कर कहा।